चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर। लास्ट लेक्चर में हमने नॉर्मल शिफ्ट के बारे में पढ़ा। आपने एपरेंट डेप्थ और रियल डेप्थ के बारे में पढ़ा। अब हम स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक, इंपॉर्टेंट है बोर्ड पर्पस से। द टॉपिक इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इन शॉर्ट इसे ही हम बोल देते हैं TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या होता है, किस तरीके का फिनोमिना है, उसे देखते हैं। उसके लिए एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे। सपोज ये एक इंटरफेस है जिसके नीचे की तरफ एक डेंसर मीडियम है और इसके ऊपर क्या है, एक रेयर मीडियम है। यहाँ एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। इस ऑब्जेक्ट से लाइट रेज कुछ इस तरीके से गई। तो अगर मैं कहूँ आपसे, ये जो नीचे का मीडियम है ये डेंसर मीडियम है और ये रेयरर मीडियम है। दैट इज ये मीडियम 1 है और ये मीडियम क्या है, 2 है। तो उस सिचुएशन में हम कह सकते हैं कि नॉर्मल इंसिडेंट होने वाली रे सीधी ही निकल जाएगी, क्योंकि अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन हमने पढ़ा रखा है कि अगर कोई लाइट रे नॉर्मल इंसिडेंस होती है तो वो सीधी ही निकल जाती है। इन अदर कंडीशंस मैं कुछ डिफरेंट डिफरेंट नॉर्मल्स ड्रॉ करता हूँ, उसके रिस्पेक्ट में हम बात करेंगे। एक नॉर्मल ये हो गया, एक नॉर्मल ये हो गया, एंड द अनदर नॉर्मल इज दिस। ठीक है, आप इन नॉर्मल्स को डॉटेड लाइन से ड्रॉ कर सकते हैं। नाउ अनदर रे इसी ऑब्जेक्ट से, ये ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, ये ऑब्जेक्ट से दूसरी रे गई, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगी। ऑप्टिकल डेंसर से ऑप्टिकली रेयर मीडियम में जैसे जाएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड हो जाएगी। ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल क्या हो गई, बैंड हो गई। ठीक, इस सिचुएशन के लिए अगर बात करें तो इस सिचुएशन के लिए ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, क्योंकि इंसिडेंट रे ये है, ये नॉर्मल है, और ये एंगल ऑफ क्या हो गया, रिफ्रैक्शन। दैट इज आर। नाउ अनदर कंडीशन, इस कंडीशन में हम क्या बोल रहे हैं कि ऑब्जेक्ट का एंगल ऑफ इंसिडेंस और बढ़ाया गया, और जैसे ही हमने ऑब्जेक्ट का एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाया तो वी ऑब्जर्व दैट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम 90 डिग्री। कुछ इस तरीके से लाइट रे आगे की तरफ आपकी चली गई, और यहाँ से आपने क्या ऑब्जर्व करा, जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है इस सिचुएशन में 90 डिग्री होगी। ठीक है, ये भी एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका। अब अनदर कंडीशन कि जब लाइट रे इसी पॉइंट से फिर से और इस नॉर्मल के रेस्पेक्ट में गई, तो देखो जैसे जैसे हम इधर से इधर की तरफ बढ़ रहे हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ता जा रहा है। 90 डिग्री से ज़्यादा बढ़ेगा तो वो लाइट रे उसी मीडियम में मूव कर जाएगी। ठीक, इस तरीके से हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को समझेंगे। देखिए ध्यान से कैसे। यहाँ मैंने आपको डिफरेंट डिफरेंट केसेस में ऑब्जर्वेशंस कराए, और क्या क्या ऑब्जर्वेशंस है कि डेंसर मीडियम में एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, उस ऑब्जेक्ट से लाइट रे एमिट हो रही है। तो लाइट रे आपकी सीधी भी जा सकती है, लाइट रे किसी पर्टिकुलर एंगल पर मूव भी कर सकती है। अगर मैंने कहा एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है, तो आई एंगल के करस्पॉन्ड में एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर मिल गया आपको। एंगल ऑफ इंसिडेंस आई फिर से था, और फिर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना मिला, 90 डिग्री मिला। तो जिस सिचुएशन में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री बन जाता है, उस सिचुएशन में जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है उसे ही हम क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। दैट इज आई सी से उसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। क्लियर है। नाउ उसके बाद बात करते हैं, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो जाए तो उस सिचुएशन में आपका टोटली इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। ये जो रे है ये आपकी टोटली रिफ्लेक्ट हो जाएगी बैकवर्ड डायरेक्शन में, बैक। ठीक है, ये क्या था आपका, ये एयर वाटर इंटरफेस है। तो आप कह सकते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में रखा हुआ है, जब उसे रेयरर मीडियम से हम ऑब्जर्व करेंगे तो एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है तो उस सिचुएशन में आपकी जो रे है वो टोटली रिफ्लेक्टेड बैक हो जाएगी। इतनी बात समझ में आई। चलिए, आप लोग अपने माइक को अनम्यूट ना करें प्लीज़। ठीक है।
देखिए यहाँ से, ये ऑब्जेक्ट था आपका यहाँ पे, ठीक। तो हम बोल सकते हैं द फिनोमिनन इन विच ए रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, from denser to rare medium is totally reflected back to the denser medium is called TIR। इसे क्या बोलते हैं हम? टोटल इंटरनल फ्रिक्शन बोलते हैं। और एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल कहलाएगा, कब कहलाएगा? जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आपका कितने डिग्री का हो? 90 डिग्री का हो। अगर 90 डिग्री का एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एग्जिस्ट कर रहा है तो उस सिचुएशन में एंगल ऑफ इंसिडेंस ही क्या कहलाएगा? आपका क्रिटिकल एंगल कहलाएगा। ये बेसिक कंडीशंस टीआईआर के रिगार्डिंग आपको समझ में आई? यस और नो? अदर स्टूडेंट्स? वेरी गुड, वेरी गुड। नाउ क्वेश्चन बनता है, हेमंत अपना फोन पर फिंगर टच ना करें प्लीज, एंड ठीक है, चलिए देखिए ध्यान से। नाउ हम बात करते हैं किसकी? नेसेसरी कंडीशंस फॉर टीआईआर। टीआई के रिलेटेड नेसेसरी कंडीशंस क्या क्या है? दैट मीन्स टीआईआर अकर होगा, कब अकर होगा, उसके लिए नेसेसरी कंडीशंस, ये आपके एग्जाम्स में पूछी जाती है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर जो टीआईआर अकर हुआ उसके दो केसेस तो मुझे ऑब्जर्व हो रहे हैं। पहला, मैंने पहला, वो जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है, और दूसरा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है आपका? डेंसर मीडियम में रखा हुआ है। तो हम दोनों में से कोई सी भी को पहले लिख सकते हैं। देन फर्स्ट वन इज लाइट मस्ट ट्रेवल फ्रॉम वन ऑप्टिकली डेंसर मीडियम टू एन ऑप्टिकली रेयरर मीडियम। फर्स्ट कंडीशन। एंड द सेकंड वन इज एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू होगा क्रिटिकल एंगल तब भी टीआईआर नहीं होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस को ग्रेटर होना ही पड़ेगा, किससे? क्रिटिकल एंगल से होना। ये समझ में आया कंसेप्ट सबको? ठीक है, चलिए नाउ आगे बात करते हैं। रफ भी नहीं हो रहा, क्या करें? देखिए चलिए कोई नहीं। नेक्स्ट इज रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इन दोनों के बीच में रिलेशन की बात कर रहा है। देखिए यहाँ से हम जानते हैं कि लाइट रे हमारी सेकंड मीडियम दैट इज वाटर से फर्स्ट मीडियम में लाइट रे गई हमारी। तो हम उसके लिए जब स्नेल्स लॉ लिखेंगे तो साइन आई डिवाइड बाई साइन आर इक्वल, फर्स्ट मीडियम में गई तो किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है? फर्स्ट मीडियम का। किसके रेस्पेक्ट में? सेकंड के। और इसे ही मैं लिख सकता हूँ 1/1 म्यू 2। ये मैंने आपको प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी पढ़ाया है, उसके बेस पे हम 2 म्यू 1 को क्या लिख सकते हैं? 1/1 म्यू 2। अब कंडीशन ये है कि जब आई आई सी के बराबर है तो उस सिचुएशन में आर 90 डिग्री। हेमंत, मैं आपको क्लास से बाहर निकाल रहा हूँ, ओके? फोन अपना उसको क्यों दे रखा है आपने? अपने पास रखिए, पढ़ रहे हैं आप तो, ठीक है। हाँ चलिए कोई नहीं। व्हेन आई इक्वल आई सी, आर इक्वल 90 डिग्री। जब आप
यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो साइन आई सी हो जाएगा डिवाइडेड बाई साइन 90 हो जाएगा और इक्वल टू क्या रहने वाला है आपका 1/1 म्यू 2। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है तो यहाँ से एक रिलेशन निकल के आएगा 1 म्यू 2 इज इक्वल टू 1/sin IC। ऑब्जेक्टिव पर्पज से ये रिलेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक। अब 1 म्यू 2 का मतलब क्या है, म्यू 2/म्यू 1 इक्वल 1/sin IC। अच्छा, पहला अगर हम कहें फर्स्ट वन इज एयर एंड सेकेंड वन इज वाटर, तो उस सिचुएशन में हम वाटर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू कंसिडर करें, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1, तो हम उसके रिस्पेक्ट में वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो म्यू 1 तो 1 हो गया, क्या बचेगा रिलेशन के अकॉर्डिंग, म्यू इक्वल टू 1/sin IC। दैट मीन्स जैसे जैसे क्रिटिकल एंगल बढ़ेगा वैसे वैसे साइन IC की वैल्यू बढ़ेगी और IC की साइन IC की वैल्यू बढ़ने से आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, कम होगा। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? चलिए, ये आपका यहाँ तक पूरा हुआ। अब इसके बाद बात करते हैं, इसमें मैं कुछ डेटा दे रहा हूँ, ये आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, डेटा एनसीईआरटी से रिलेटेड है। अगर हम बात करें किसकी, वाटर की, तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.33 और इसका क्रिटिकल एंगल होता है 48.75 डिग्री। इसके अलावा हम बात करेंगे किसकी, डायमंड की। डायमंड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो होता है 2.42 और क्रिटिकल एंगल होता है इसका 24.41 डिग्री। ये इंपॉर्टेंट है, ये ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट पूछा गया है पेपर में, स्पेशली डायमंड का, कि डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है और डायमंड का क्रिटिकल एंगल कितना होता है। ठीक है, अब आते हैं एप्लीकेशंस ऑफ TIR पर, वन बाय वन देखेंगे। एप्लीकेशंस ऑफ TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से रिलेटेड एप्लीकेशन। पहली एप्लीकेशन है स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड, स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड। देखिए ध्यान से, डायमंड जो है चमकता है, कारण क्या है, TIR। अब है क्या इसका मतलब, पहले तो हम लिख देंगे द रीजन इज TIR। अब डायमंड को इस तरीके से कट करा जाता है डायमंड्स के फेस को कि अगर उसमें लाइट एंटर कर जाए तो वो अंदर ही रिफ्लेक्टेड होती रहेगी उसी मीडियम में और वो मूव करती रहेगी। कुछ फेसेस ऐसे रहेंगे जहां से लाइट बाहर की तरफ निकलेगी और जिन फेसेस से लाइट बाहर की तरफ निकलेगी उन्हीं की वजह से डायमंड हमें कैसे दिखाई देगा, चमकता हुआ दिखाई देगा। पहली एप्लीकेशन क्लियर है सबको? बाकी लोगों को क्लियर है? चलिए, दूसरी एप्लीकेशन पे आते हैं। दूसरी एप्लीकेशन होती है मिराज। क्या है मिराज, आप लोग देखते होंगे जब गर्मी के दिन होते हैं तो अगर कोई स्ट्रेट पाथ है या रोड रोड है और आप यहाँ पर खड़े हुए हैं, तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ पे पानी भरा हुआ है। ठीक है, क्या कहानी, जैसे ही उसके पास जाएंगे वहां पर हमें ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई देगा। अगर हम दूर से खड़े ऑब्जर्व देख रहे हैं तो यहाँ पे ऐसा लगेगा कि इस पेड़ की जो शेडो है वो यहाँ बन रही है। ठीक, तो ये एक इल्यूजन है और इस इल्यूजन का कारण ही क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है। सेकेंड एप्लीकेशन क्लियर है? तो आपकी एप्लीकेशन स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड, सेकेंड वन इज मिराज। थर्ड एप्लीकेशन और इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन, थर्ड है टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म। टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म। देखिए यहाँ से, अगर मैं कहूं एक राइट एंगल आइसोस्केलस प्रिज्म ही टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म होता है। और इसका मतलब क्या हो गया, एक ऐसा प्रिज्म जिसके एंगल्स डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरीके से हो, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री, इसे टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म बोल। ठीक, अब क्या कंडीशन है उसे समझिए ध्यान से। जैसे ही, अगर आप इस चीज को ध्यान से देखें
तो इसके एंगल्स क्या क्या बनना है, 45, 90 और 45 डिग्रीज, ये एज एंगल्स है, मतलब जो कॉर्नर्स पे एंगल्स होंगे वो एंगल्स हैं, ठीक है। जैसे ही एक रे इनके किसी भी एक फेस पर नॉर्मली इंसिडेंस होगी, कितने डिग्री पर, 45 डिग्री पे, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो 45 डिग्री एंगल ऑफ इंसिडेंस है, वो क्रिटिकल एंगल जो है, जो ग्लास है, जिस ये किसके बने हुए हैं, ग्लास के बने हुए हैं, और ग्लास का जो क्रिटिकल एंगल है वो 42 डिग्री होता है। अब मैंने लाइट रे इंसिडेंस कराई, उस लाइट का जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो 45 डिग्री है। इसका मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से क्या है, ज़्यादा है। और जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होता है, तो उस सिचुएशन में क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। कंडीशन क्लियर है, टोटल रिफ्लेक्शन कैसे होगा। अब इसके तीन केसेस हैं। पहला, फर्स्ट केस इज टू डेविएट ए रे थ्रो 90 डिग्री। 90 डिग्री का अगर डेविएशन करना है किसी ने, तो देखिए यहाँ से कैसे करेंगे, डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले एक प्रिज्म बना लेते हैं आइसोस्केलस, कुछ इस तरीके से आपका प्रिज्म बन गया। अब हमें क्या करना है, रेज एंटर करानी है, ये हमने एंटर कराई। ये अनदर दो क्यों है वो भी अभी क्लियर हो जाएगा। ये रिफ्लेक्ट होंगी, कुछ इस तरीके से जाएंगी, ये भी रिफ्लेक्ट होगी, कुछ इस तरीके से जाएगी, ठीक। अभी क्या कंडीशंस है वो मैं समझा देता हूँ आपको। यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, कुछ ऐसा, उस ऑब्जेक्ट की एक लोअर रे और एक अपर रे कुछ इस तरीके से जा रही है, ठीक। इस सरफेस का नॉर्मल कुछ ऐसे होगा, तो ये 45 डिग्री का एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पर बनना है। और ये जब ऐसे जाएगी, फिर ये पहले आ गई तो ये टॉप आ गया और ये बॉटम आ गया, इस तरीके के इमेज का फॉर्मेशन कर देगी। अच्छा, अगर आप ध्यान से देखें तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, 45 डिग्री, और क्रिटिकल एंगल कितना होता है ग्लास का, 42 डिग्री। दैट मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर है किससे, क्रिटिकल एंगल से। और इस सिचुएशन की वजह से ही यहाँ पर क्या आकर होगा, टी आई आर आकर होगा। कहाँ पर ये यूज होता है, ये इंपॉर्टेंट आता है, पेपर में पूछा जाता है। ये पेरिस्कोप्स में यूज किया जाता है। कहाँ यूज किया जाता है, पेरिस्कोप्स में यूज किया जाता है। फर्स्ट कंडीशन क्लियर है, क्लियर, अदर स्टूडेंट्स क्लियर। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसमें। देखिए दूसरा है, सेकंड वन इज, सेकंड, टू डेविएट एन इमेज विद डेविएशन ऑफ रेज थ्रो 180 डिग्री। देखिए यहाँ से पहले डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। एक प्रिज्म बनाया, लेकिन इस बार प्रिज्म को सेटअप करने का तो तरीका डिफरेंट हो गया। कुछ इस तरह से हमने क्या करा, प्रिज्म को सेटअप करा, ठीक। इसके अलावा ये आपका इंसिडेंट रे, ऑब्जेक्ट का हेड और ऑब्जेक्ट का टेल, फिर ये इंटरनली रिफ्लेक्ट हुई, फिर से ये इंटरनली रिफ्लेक्ट हुई, और फिर ये बैकवर्ड डायरेक्शन में चली गई, और ऐसे ही ये वाली भी आपकी बैकवर्ड डायरेक्शन में चली गई। अच्छा, आप ध्यान से देखें, जो ऑब्जेक्ट था वो इनिशियली कैसे था, ऐसे था, इमेज का फॉर्मेशन कैसे हुआ, ऐसे हुआ, तो डेविएशन कितने डिग्री का थ्रो हो गया, 180 डिग्री। कुछ इस तरीके से लाइट रेज ट्रैवल कर रही है। क्लियर है इतना, बोलो जल्दी से। एक इनका नेमिंग दे देते हैं ए बी, तो ये हो जाएगा आपका बी डैश और ए डैश, ठीक। अच्छा, इनका यूज कहाँ किया जाता है, इनका यूज किया जाता है पोरो प्रिज्म में, पोरो प्रिज्म, ठीक। एंड द थर्ड वन इज, एक और है आपका जिसमें इरेक्टिंग प्रिज्म का यूज किया जाता है। थर्ड, टू इन्वर्ट एन इमेज विदाउट डेविएशन, विदाउट डेविएशन ऑफ रेज, दैट इज कैसे प्रिज्म की बात कर रहे हैं हम, इरेक्टिंग प्रिज्म की बात कर रहे हैं। देखिए यहाँ से पहले इरेक्टिंग प्रिज्म ड्रॉ कर लेते हैं।
कुछ इस तरीके से जो प्रिज्म होता है, जिस जनरली आप रिप्रेजेंट करते हैं, वो इरेक्टिक प्रिज्म होता है। ठीक है, फिर से इसमें एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। ये लाइट रे आएगी, इसकी बॉटम से लाइट रे आएगी, ये डेविएट होगी अंदर की तरफ, एक रेयर मीडियम से एक डेंसर मीडियम में जा रही है, ये भी डेविएट होगी, फिर ये मूव करेगी, ये भी मूव करेगी, और मूव करके ये आगे की तरफ निकल जाएंगी, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो अगर आप ऑब्जर्व करें तो यहाँ पर भी ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट था आपका, और ये क्या बन गई, आपकी इमेज बन गई। ठीक है, ये क्या था यहाँ पर, ए बी, और ये क्या था यहाँ पर, ए डैश बी डैश। ठीक, ये एंगल कितने डिग्री का है, 45 डिग्री का, और ये वाला एंगल भी कितने डिग्री का है आपका, 45 डिग्री का है। ये आपका प्रिज्म है पी क्यू आर। इसका जो यूज होता है वो कहाँ पर होता है, इसका यूज होता है बाइनोकुलर्स में। ठीक, इसके अलावा एंड इन प्रोजेक्शन लांटेन्स। ठीक, इनका यूज यहाँ पे होता है। यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम हो तो बताइए जल्दी से। क्लियर है इतना? यूज है इसका बाइनोकुलर्स में एंड इन प्रोजेक्शन लांटेन्स। ठीक है, अब मैं आपको एक एक करके तीनों चीजें दिखा देता हूँ, देखिए। फर्स्ट वन इज पेरिस्कोप्स। फर्स्ट वन इज पेरिस्कोप्स। ठीक, इमेज देख लेते हैं इसकी हाथों हाथ। देखिए, ये जो दिख रहे हैं आपको, ये पेरिस्कोप्स हैं। जनरली इनका यूज किया जाता है अनदर लोकेशंस को देखने के लिए। देखो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से काम करता है ये। आप यहाँ से देखेंगे एक मिरर सेटअप होगा यहाँ पर, उस एक मिरर यहाँ सेट होगा, यहाँ से लाइट एंटर करेगी, यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर टोटली इंटरनल यहाँ आएगी, यहाँ से आपके आइस पे इमेज दिख जाएगी। क्लियर है फर्स्ट वन? ठीक, सेकंड वन देखते हैं। सेकंड इज पोरोप्रिज्म। देखिए यहाँ से, ये कुछ इस तरह की कहानी है पोरोप्रिज्म की। ये आप देख सकते हैं, लाइट रेज आई, यहाँ से देख सकते हैं ये इस तरीके से एंटर हुई, घूमी, घूम के वापस इमेज यहाँ पे। ये आपकी पोरोप्रिज्म की कंडीशंस हो गई। ठीक, और आप यहाँ पे भी देख सकते हैं बाइनोकुलर्स में भी पोरोप्रिज्म का यूज किया गया है। क्लियर है इतना? चलिए, वेरी गुड। नाउ अब थोड़ा सा इसमें आगे बढ़ते हैं। अब अगर आपसे कहा जाए कि भाई आपको टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म की रिक्वायरमेंट क्या है, अब जब आपके पास प्लेन मिरर है तो। ठीक, तो मैं कुछ पॉइंट्स बोलता हूँ, उन्हें ध्यान से सुन लीजिए। हम बात कर रहे हैं किसकी, एडवांटेज की। एडवांटेज ऑफ टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म। प्रिज्म ओवर प्लेन मिरर। देखिए, यहाँ से मैं वन बाय वन पॉइंट बोलूंगा, बहुत ध्यान से सुनेंगे। फर्स्ट वन इज, इन प्रिज्म द लाइट इज टोटली रिफ्लेक्टेड while there is always some loss of intensity in case of plane mirror। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ, जब आप प्लेन मिरर का यूज करेंगे तो लाइट के रिफ्लेक्शन जब होगा तो कहीं ना कहीं उसमें लॉस होगा एनर्जी का। लेकिन अगर प्रिज्म की बात करें तो प्रिज्म में 100% रिफ्लेक्शन अकर होता है, टोटली रिफ्लेक्शन अकर होता है। पहला एडवांटेज तो ये हो गया। दूसरा, द रिफ्लेक्टिंग प्रॉपर्टीज ऑफ प्रिज्म आर परमानेंट while they are affected by transmitting in case of plane mirror। देखो, अगर रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म की बात करें तो उसकी जो रिफ्लेक्टिंग प्रॉपर्टी है वो परमानेंट है, उसमें किसी भी तरह का डिफेक्ट नहीं आएगा। लेकिन अगर मिरर की बात करें तो मिरर जैसे जैसे पुराना होता जाएगा उसकी रिफ्लेक्टिंग प्रॉपर्टीज डाउन होती जाएगी। ठीक है, थर्ड वन इज, नो मल्टीपल इमेजेस आर फॉर्म्ड इन प्रिज्म while a plane mirror forms a number of faint images in addition to prominent image। देखिए, जो आपका प्रिज्म होगा उसमें केवल एक ही एक्चुअल इमेज दिखाई देगी। लेकिन अगर हम बात करें किसकी,
प्लेन मिरर की, उसमें आपकी मल्टीपल इमेजेस मिलेंगी। जैसे आप नाई की दुकान पे बैठे होंगे या पार्लर पे बैठे होंगे, आगे पीछे दो शीशे लगे हों, एक इमेज तो आपकी एक्चुअल होती है, लेकिन उसके अलावा अनकाउंटेड इमेजेस फॉर्मेशन आपका वहां पर हो जाता है। इतनी बात क्लियर है भाई? यहाँ तो कोई प्रॉब्लम? ठीक है। नाउ द नेक्स्ट एप्लीकेशन इज ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर, क्या कंडीशन ऑप्टिकल फाइबर की? ये जनरली एक हेयर थिन, लॉन्ग, स्टैंड ऑफ, क्वालिटी ग्लास और क्वार्ट्स सराउंडेड है, सराउंडेड बाई एक ग्लास कोटिंग, उसके ऊपर एक कोटिंग हो रखी है, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थोड़ा कम है इंटरनल से, ऑफ स्लाइटली लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखिए ध्यान से क्या कहानी है, मैं आपको ऑप्टिकल फाइबर दिखा देता हूँ पहले। पेजेस में आते हैं, अगर आप जनरली देखें, इस तरीके की वायर आपने कहाँ देखी है? देखी है आपने कहीं पे वायर ये जो दिख रही है यहाँ पर, जिसमें तो देख सकते हैं आप, इंटरनल कोर है, फिर क्लैडिंग है, फिर बफर है, फिर जैकेट है। देखा है कभी ऐसा? बताइए जल्दी से। ऑप्टिकल फाइबर देखा है कहीं पे? नहीं। वाईफाई का जो वायर होता है ना, वाईफाई का वायर तो देखा होगा आपने, उसे देखा होगा आपने। हाँ, जनरली बेसिकली डिश का वायर ना बोल के आप वाईफाई के वायर को लें, उसे प्रेफरेंस दें। वाईफाई वाईफाई का जो वायर होता है, जब उसे आपने कहीं जोड़ते हुए देखा हो, तो उसे जोड़ने के लिए भी एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, आप नॉर्मली उसे नहीं जोड़ सकते। तो वो इतना पतला होता है, हेयर थिन, जितना हेयर। ठीक है, यही ऑप्टिकल फाइबर की कंडीशन है। क्लियर? अब इसकी मेन डायग्राम की बात कर लेते हैं। मेन डायग्राम ही क्या कह रहा है इसका, कि भाई आपको इसकी शेप का पता होना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पर आई हुई हैं। जैसे सबसे इंटरनल कोर है, अगर मैं कहूँ कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 1 है, फिर उसके ऊपर क्या है, क्लाइडिंग है, क्लाइडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हो जाएगा, म्यू 2। और अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन म्यू 2 जो होगा लेस देन किससे होगा, म्यू 1 से। ठीक, फिर उसके बाद में आगे बढ़ जाते हैं। फिर इसके बाद में आता है आपका एक कोटिंग और है ऊपर, अगर आप ध्यान से देखें, दैट इज जैकेट या बफर। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये ऑप्टिकल फाइबर होता है। जनरली क्या पूछा जाता है इससे रिलेटेड, यही पूछा जाता है कि कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर म्यू 1 है और क्लैडिंग का म्यू 2 है, तो कौन से का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा लेना है और किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम लेना है। ठीक, क्लियर है इतना? अब अगर मैं कहूं किसी ऑप्टिकल फाइबर के अंदर से आपकी बंडल ऑफ मतलब लाइट रेज गई, तो टोटली इंटरनली इफेक्ट होती रहेगी, होती रहेगी, होती रहेगी, इस तरीके से आगे निकल जाएगी। और अगर बहुत सारे ऑप्टिकल फाइबर हैं, दैट इज ए बंडल ऑफ ऑप्टिकल फाइबर इज कॉल्ड अ, तो उसे बोल देते हैं हम जनरली लाइट पाइप। अगर बहुत सारे ऑप्टिकल फाइबर हैं तो उसे क्या बोल देते हैं हम, लाइट पाइप बोल देते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन की बात करें तो फर्स्ट एप्लीकेशन है एज ए लाइट पाइप। मैं बोलता हूँ वन बाय वन, सुनेंगे आप। एज ए लाइट पाइप ऑप्टिकल फाइबर्स आर यूज इन मेडिकल एंड ऑप्टिकल एग्जामिनेशंस। जनरली आप देखते होंगे डॉक्टर्स क्या करता है, एक नली अंदर की तरफ डालता है, एंडोस्कोपी जब करता है तो अंदर की पूरा स्ट्रक्चर आपको स्क्रीन पर दिखनी शुरू हो जाती है। सेकंड, दे आर यूज इन ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स इन टेलीकम्युनिकेशन। टेलीकम्युनिकेशंस में भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ट्रांसमिट कराने के लिए इसका यूज किया जाता है। थर्ड, दे आर यूज फॉर ट्रांसमिटिंग ऑप्टिकल सिग्नल्स एंड टू डायमेंशनल पिक्चर्स।
2D पिक्चर्स को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट, इन द फॉर्म ऑफ फोटोमेट्रिक सेंसर्स, दे आर यूज टू मेजरिंग द ब्लड फ्लो ऑफ इन द हार्ट। हार्ट के ब्लड फ्लो को मेजर करने के लिए भी इनका यूज किया जाता है। और इन द फॉर्म ऑफ रिफ्रेक्टोमीटर्स, दे आर यूज टू मेजर रिफ्रेक्टिव इंडेक्सेस ऑफ द लिक्विड। ये आपकी ऑप्टिकल फाइबर की एप्लीकेशंस हैं। ठीक, ऑप्टिकल फाइबर की जनरली एप्लीकेशंस के बारे में पूछा जाता है, और उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड, दैट इज उसकी स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन पेपर में बनता है। वो पूछेगा डिफाइन ऑप्टिकल फाइबर एंड राइट इट्स एप्लीकेशंस। इस तरीके से आपका क्वेश्चन बनता है। यहां तक बात समझ में आई? बोलो जल्दी से। यहां तक क्लियर है स्टूडेंट्स? बोलिए जल्दी। चलिए देखिए ध्यान से। अब शुरू करते हैं हम किसी स्फेरिकल लेंसेस को। स्फेरिकल लेंसेस। लेंस क्या है बेसिकली? लेंस इज अ पीस ऑफ रिफ्रैक्टिंग मीडियम बाउंडेड बाय टू सरफेस, एट लीस्ट वन ऑफ विच इज अ कर्व सरफेस। दो सरफेस से बाउंडेड एक रिफ्रैक्टिंग मीडियम, लेकिन उसकी एक सरफेस एटलीस्ट क्या होनी चाहिए? कर्व होनी चाहिए। तो वो आपका होगा लेंस। दो तरीके के लेंस होते हैं, एक तो कॉन्वेक्स लेंस और एक कॉनकेव लेंस। और कॉनकेव, कॉन्वेक्स लेंस को ही हम कन्वर्जिंग लेंस भी बोल देते हैं, और कॉनकेव वालों को बोल देते हैं हम डाइवर्जिंग, डाइवर्जिंग लेंस। ठीक है, इस तरीके से आपके स्फेरिकल लेंसेज की बात हो गई। अब कुछ और टाइप्स भी हैं। अगर मैं कॉन्वेक्स के टाइप की बात करूं, इसे और थोड़ा सा इलेबोरेट करूं, तो जो कॉन्वेक्स लेंस है वो बेसिकली तीन पार्ट्स में टूट जाता है। सेम एस कॉनकेव लेंस आपका तीन पार्ट्स में टूट जाता है। वो पार्ट्स क्या क्या हैं? अगर कॉन्वेक्स लेंस की बात करें तो इसमें आता है आपका बाई कॉन्वेक्स, जनरली जिसका हम यूज करते हैं कुछ इस तरीके से, दोनों तरफ से कर्व सरफेस। फिर आता है इसमें एक प्लेनो कॉन्वेक्स, जिसकी एक सरफेस प्लेन होगी, एक सरफेस क्या होगी? कर्व होगी। और एक आता है आपका कॉनकेवो कॉन्वेक्स, जिसमें जनरली आपकी दोनों सरफेस कर्व होंगी, लेकिन एक कॉनकेव सरफेस होगी, एक कॉन्वेक्स सरफेस होगी। कॉनकेव लेंस के पार्ट्स में आ जाते हैं, तो इसमें भी पहला पार्ट क्या है? बाई कॉनकेव, लाइक दिस। सेकेंड वन इज प्लेनो कॉनकेव, like this, and the third one is convexo concave, कुछ इस तरीके से। सही है? तो ये आपके लेंस के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं, कुछ हमने जो हमने डिफाइन करे। यहां तक सबको क्लियर है? यस और नो? तो इस लेक्चर को यहीं ओवर करते हैं, ठीक है।